नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत बड़ोदे और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टारगेट स्टेट पीसीएस पर। दोस्तों, मैंने आपको अपने विगत लेक्चर में आपको बताया था कि जो भारत है, भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया है, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहला और सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जो भौतिक प्रदेश पड़ा था उसका नाम था दक्कन का पठार या दक्षिण भारत का पठार, जिसे हमने प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना था। फिर हमने प्रायद्वीपीय पठार को विस्तृत रूप से पढ़ने के लिए इसे 8 भागों में विभाजित किया। 8 भागों में से जो पहला भाग था दोस्तों, जिसका हमने नाम रखा था उत्तर मध्य उच्च भूमि, जिसके अंतर्गत हमने मालवा का पठार और अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। इसके पश्चात हमने जो दूसरा पार्ट पढ़ा, इसका नाम था दक्षिण उच्च मध्य भूमि, जिसके अंतर्गत हमने बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठार पढ़े। दोस्तों, आज हम प्रायद्वीपीय भारत का तीसरा पार्ट, जिसे हमने पूर्वी पठार नाम दिया था, पूर्वी पठार। दोस्तों, हम पूर्वी पठार का अध्ययन करने वाले हैं, जिसे हम छोटा नागपुर के पठार के नाम से भी जानते हैं। छोटा नागपुर का पठार, जिसे हम छोटा नागपुर के पठार के भी नाम से जानते हैं, इसके बारे में आज हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम पढ़ें पूर्वी पठार या फिर छोटा नागपुर का पठार। चले शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो छोटा नागपुर का पठार है, इसकी स्थिति क्या है। तो समझिए दोस्तों, इसे समझिए कि यह आपका दक्षिण भारत है, यह आपका गुजरात वाला क्षेत्र रहा, ठीक है, और ये आपका पूर्वोत्तर भारत है। तो समझिए, सबसे पहले यह जो क्षेत्र मैं बना रहा हूं, इसका नाम रखोगे आप छोटा नागपुर का पठार। ये क्या भाई, छोटा नागपुर का पठार। समझ पाए आप लोग? ठीक। देखो, सबसे पहले इस बात को समझे, यहां पर इस वाले क्षेत्र में यह है भाई आपका मालवा का पठार। ये क्या है? मालवा का पठार। यहां पर मैंने आपको अरावली पर्वत श्रृंखला बताई थी, अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है। ये क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला। मालवा के पठार के उत्तर पूर्व में बुंदेलखंड का पठार है, बुंदेलखंड का पठार। क्या है भाई? बुंदेलखंड का पठार। दूसरी चीज समझे, छोटा नागपुर के पठार के पूर्व की ओर राजमहल की पहाड़ी है। कौन सी भाई? राजमहल की पहाड़ी है। इस बात को समझ पाए आप लोग? यहां पर इस वाले क्षेत्र में इसका नाम है भाई मैकाल पर्वत श्रृंखला। मैकाल पर्वत श्रृंखला। क्या नाम होगा? मैकाल पर्वत श्रृंखला। यह जो क्षेत्र में बना रहा हूं यहां, इसे कहा जाता है राढ़ का मैदान। इसे क्या कहेंगे? राढ़ का मैदान, ठीक है। इस वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में बनाएंगे आप कुछ इस तरह से। इसे कहा जाता है गड़जात की पहाड़ी। क्या नाम होगा? गड़जात की पहाड़ी, ठीक है। चले इस बात को भी समझे। यह वाला जो क्षेत्र है, ये दोस्तों इसे कहा जाता है दंडकारण्य पठार। इसे क्या कहेंगे? दंडकारण्य पठार। जो मैकाल पर्वत श्रृंखला है, यहां से एक नदी का उद्गम होता है। इस नदी का नाम है दोस्तों, इस नदी का नाम होगा महानदी, महानदी बेसिन।
महानदी बेसिन। तो कुछ इस तरह से आप समझ सकते हो कि जो छोटा नागपुर के पठार है यह किन किन भौतिक प्रदेशों के आसपास घिरा हुआ है या किन कौन से भौतिक प्रदेश इसके आसपास विद्यमान है। आप देख सकते हो छोटा नागपुर के पठार में के पूर्व में आपको मालवा का पठार, उत्तर पश्चिम में छोटा नागपुर के पठार के पश्चिम में आपको मालवा का पठार, उत्तर पश्चिम में आपको बुंदेलखंड मिलेगा। छोटा नागपुर के पठार के पूर्व की ओर एक पहाड़ी जिसे आप राजमहल की पहाड़ी कहते हो, ठीक है। छोटा नागपुर के पठार के दक्षिण पूर्व में राढ़ का मैदान का निर्माण हुआ है, ठीक है। इसके पश्चात छोटा नागपुर के पठार के दक्षिण पश्चिम में मैकाल पर्वत श्रृंखला है। मैकाल पर्वत श्रृंखला से एक नदी का उद्गम होता है जिसे हम महानदी के नाम से जानते हैं, है ना। और जिन क्षेत्रों में यह प्रवाहित होगी उसे बेसिन कहा जाएगा, इसलिए इसे हम नाम देंगे महानदी बेसिन। इसके पश्चात महानदी बेसिन के दक्षिण में दोस्तों, या फिर आप समझ ऐसा इस आधार से समझे कि मैकाल पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में दंडकारण्य पठार है, ठीक। महानदी बेसिन के दक्षिण में ही गड़जात की पहाड़ियों का निर्माण हुआ है। कौन सी? गड़जात की पहाड़ियों का निर्माण हुआ है। तो यहां से एक आसान सा क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि जो महानदी बेसिन है यह किन दो भौतिक प्रदेशों के मध्य में विद्यमान है, तो आप बताओगे एक तो हो जाएगा आपका छोटा नागपुर का पठार और दूसरा दंडकारण्य एवं गड़जात की पहाड़ियों के मध्य में विद्यमान है। कौन सी? महानदी बेसिन। तो यह हमने एक स्थिति देखी कि जो छोटा नागपुर का पठार है यह इसके आसपास से कौन से भौतिक प्रदेश है। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो छोटा नागपुर का पठार है इसका विस्तार किन किन राज्यों में है। क्या समझ रहे भाई हम? छोटा नागपुर के पठार का विस्तार को समझते। तो जो छोटा नागपुर का पठार है दोस्तों यह मुख्यतः झारखंड में है। मुख्यतः कहाँ है? झारखंड में। मुख्यतः झारखंड में, परंतु कुछ हद तक यह अन्य राज्यों में भी विद्यमान है, जिनमें सबसे पहले हम बात करते हैं झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल जिसे हम कहेंगे, ठीक है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इन क्षेत्रों में विस्तार है किसका? छोटा नागपुर के पठार का। शायद आप इतनी बातें समझ गए होंगे, ठीक है। चले आगे पढ़ते हैं। तो हमने विस्तार देख लिया। विस्तार में क्या देखा? झारखंड में है, पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, उड़ीसा और बिहार में इसका विस्तार है। अब हम समझते हैं कि जो छोटा नागपुर का पठार है इसके उपनाम क्या क्या है। मतलब कि जो छोटा नागपुर का पठार है इसे किन किन नामों से जाना जाता है, तो समझिए। चले हम क्या पढ़ रहे हैं भाई? उपनाम। सबसे पहले समझिए कि जो छोटा नागपुर का पठार है इसे भारत का रूर कहा जाता है। भारत का रूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? भारत का रूर। अब थोड़ा समझते हैं कि ये रूर क्या है। भाई रूर का कोई ना कोई तो अर्थ होना चाहिए ना। रूर क्यों कहा जाता है इसका कारण समझो कि जो रूर है, रूर एक प्रदेश है। रूर एक प्रदेश है। यह प्रदेश जर्मनी में है। कहाँ है भाई? जर्मनी में है। वास्तव में यूरोप महाद्वीप में एक नदी का प्रवाह है। एक नदी का प्रवाह है दोस्तों। इस नदी का नाम है एब नदी। एब नदी की एक सहायक नदी है। इस नदी का नाम है रूर नदी। इस नदी का नाम क्या है? रूर नदी। और ये रूर नदी मुख्यतः जर्मनी में प्रवाहित होती है, ठीक है। अब समझो इस बात को, जहां पर रूर नदी का प्रवाह होता है यह एक घाटी से प्रवाहित होती है और जिस घाटी में प्रवाहित होती है दोस्तों यहां पर बहुत अधिक मात्रा में खनिजों का भंडार है। यहां पर बहुत अधिक मात्रा में खनिजों का भंडार है। अगर यहां पर खनिजों का भंडार है तो इस बात से तुलना, अच्छा खनिजों का भंडार है और किस क्षेत्र में? रूर क्षेत्र में। इसका अर्थ यह हुआ कि रूर क्षेत्र जो है यह पूरा तरह खनिजों से भरा हुआ है।
अब जब रूर क्षेत्र खनिजों से भरा हुआ है तो इस बात को समझो कि जो छोटा नागपुर का पठार है यह भी खनिजों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और इसलिए छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। तो आप इस बात को भी समझें कि जो रूर है, रूर एक प्रदेश है और रूर एक नदी भी है, यह जर्मनी में है। रूर नदी किसकी सहायक नदी है? एब नदी की सहायक नदी है। और जो रूर नदी है दोस्तों, याद रखेंगे कहाँ प्रवाहित होती है? जर्मनी में प्रवाहित होती है। ठीक है, और क्या कहा जाता है? अब चूंकि हम यहां से इस बात को समझ चुके हैं कि छोटा नागपुर के पठार में भी खनिजों का भंडार है, इसलिए छोटा नागपुर के पठार को खनिजों का भंडार गृह भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? खनिजों का भंडार गृह भी कहते हैं। ठीक है, कई बार इसे रत्न गर्भ के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भाई? रत्न गर्भ के नाम से भी जाना जाता है। जो छोटा नागपुर का पठार है दोस्तों, यह उदाहरण है किसका? महाद्वीपीय पठार का, महाद्वीपीय पठार का। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार महाद्वीपीय पठार का उदाहरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, और छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है, खनिजों का भंडार गृह भी कहा जाता है और रत्न गर्भ के नाम से भी इसे जानते हैं। चले, शायद आप इतनी चीजें समझ गए होंगे। चलो भाई, अब थोड़ा हम समझते हैं छोटा नागपुर के पठार के बारे में और। ठीक, समझे, इस चीज को मैं मिटा देता हूं। देखें, ये जो छोटा नागपुर का पठार आपको दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा विस्तृत रूप में बनाता हूं। मानिए कि यह छोटा नागपुर का पठार है। क्या है भाई? छोटा नागपुर का पठार। दोस्तों, छोटा नागपुर के पठार के मध्य से, छोटा नागपुर के पठार के मध्य से एक नदी का प्रवाह होता है। इस नदी का नाम है दोस्तों दामोदर नदी। इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? दामोदर नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या है भाई? ये दामोदर नदी। अब इस बात को भी समझे कि जो छोटा नागपुर का पठार है, इसके दक्षिण में, इस वाले क्षेत्र में रामगढ़ की पहाड़ी है। कौन सी भाई? रामगढ़ की पहाड़ी है। ठीक, इसके पश्चात यहां पर यह वाला जो क्षेत्र है, इसे हम मैकाल पर्वत श्रृंखला कहेंगे। यहां पर आप समझ पा रहे हो, ये आपका छोटा नागपुर का पठार है और साइड में क्या है? मैकाल पर्वत श्रृंखला। इसी को मैं विस्तृत रूप में आपको बता रहा हूं। ये आपका क्या रहा? छोटा नागपुर का पठार और यह रहा मैकाल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, चले अब समझिए, इस दक्षिण वाले क्षेत्र में दंडकारण्य पठार विद्यमान है। ठीक है, चले यहां पर गड़जात की पहाड़ी है। गड़जात की पहाड़ी। ठीक है, मैकाल पर्वत श्रृंखला से एक नदी का उद्गम होता है। मैकाल पर्वत श्रृंखला से एक नदी का उद्गम होता है दोस्तों, इस तरह से। इस नदी का नाम है महानदी है ना। और इस तरह से इसका उद्गम होने के पश्चात छोटा नागपुर के पठार और गड़जात पहाड़ियों के मध्य से प्रवाहित होते हुए यह उड़ीसा की ओर चली जाती है। और महानदी ही वह नदी है जिस पर भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध बना हुआ है उड़ीसा में। ठीक है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है भाई? हीराकुंड बांध। किस नदी पर है? महानदी पर। ठीक है, चलिए तो इस चीज को समझ पाए। अब दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में विभाजित करती है। दामोदर नदी के उत्तरी क्षेत्र को हजारीबाग का पठार कहते हैं। क्या कहा जाता है भाई?
हजारीबाग का पठार, और दामोदर नदी के दक्षिणी क्षेत्र को रांची का पठार कहा जाता है। ठीक है, दामोदर नदी के उत्तर में क्या हो गया, हजारीबाग का पठार, और दक्षिण में क्या हो गया, रांची का पठार। शायद समझ पाए। ठीक, चले। हजारीबाग के पठार के पूर्व में कुछ पर्वत श्रेणियां हैं, इसे कहा जाता है राजमहल की पहाड़ी। क्या कहेंगे भाई, राजमहल की पहाड़ी। ठीक है, चले अब समझिए, हम आगे पूर्वोत्तर भारत की कुछ श्रेणियां मैं बताऊंगा आपको, जिसमें हम मेघालय का पठार पढ़ेंगे। ठीक है, मेघालय का पठार और हजारीबाग का पठार प्राचीन समय में आपस में मिला हुआ था। देखिए कुछ इस तरह से समझिए आप लोग, इसे मैं मिटा देता हूं, फिर से एक मैप के द्वारा मैं बताता हूं आपको। ये समझिए, यह रहा आपका छोटा नागपुर का पठार, इसके पश्चात यह रहा आपका पूर्वोत्तर भारत। ठीक है, यह हो गया छोटा नागपुर का पठार। यहां पर है मेघालय का पठार। ये कौन सा क्षेत्र है भाई, मेघालय का पठार, इसे हम मेघालय का पठार नाम देते हैं। और यह है आपका छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, चले अब यहां पर एक पर्वत श्रृंखला बनाई हमने, इसका हमने नाम दिया है राजमहल की पहाड़ी। इसका क्या नाम दिया है, राजमहल की पहाड़ी। प्राचीन समय में छोटा नागपुर का पठार और मेघालय का पठार, यह दोनों आपस में जुड़े हुए थे। छोटा नागपुर का पठार और मेघालय का पठार, यह दोनों प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा कहा जाता है। ठीक है, अब जब ये जुड़े हुए थे तो अलग कैसे हो गए, देखें। उत्तर भारत से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है गंगा नदी। इसके पश्चात नेपाल के उत्तर से, मतलब चीन क्षेत्र से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी भाई, ब्रह्मपुत्र नदी। इन नदियों के द्वारा अपरदन बार बार करने के फलस्वरूप छोटा नागपुर के पठार और मेघालय के पठार के मध्य में मृदा का अपरदन अधिक हुआ। मृदा के अपरदन के अधिक होने के कारण यह पठारी क्षेत्र जो है अपर्दित हुआ। यहां मृदा का अपरदन का निक्षेपण हुआ इन वाले क्षेत्रों में, है ना। ये क्या है, आपकी बंगाल की खाड़ी। यहां पर अपरदन का निक्षेपण बार बार हो रहा है, अवसादों का जमा हुआ। अवसादों का जमा होने के कारण यहां पर एक बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण होता है। किसका निर्माण हो गया भाई, बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण हो गया। इस डेल्टा का नाम होता है सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा, किसका निर्माण हो गया भाई, सुंदरवन का डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन का डेल्टा है, जो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया गया है। बना कैसे, तो आप बताओगे कि जो छोटा नागपुर का पठार है और मेघालय के पठार आपस में प्राचीन काल में जुड़े हुए थे, परंतु इन दोनों नदियों के द्वारा किए गए अपरदन के निक्षेपण से यहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में अवसादों का जमा हुआ और जिनसे डेल्टा का निर्माण हुआ, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे हम सुंदरवन के डेल्टा के नाम से जानते हैं। दूसरी बात को समझो, अब यहां पर क्या बन चुका है, गेप। क्या बन चुका है, यहां पर एक गेप का निर्माण हो चुका है। इसे मालदा गेप, या इसी को हम राजमहल गारो गेप के नाम से जानते हैं। राजमहल की पहाड़ी यह रही, और मेघालय के पठार में गारो खासी जंतिया, ये 3 पहाड़ियों का नाम सुना होगा। तो सबसे पश्चिम में होती गारो की पहाड़ी, तो इसी को हम राजमहल
गारो गेप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, राजमहल गारो गेप। तो इस बात को आप समझ पाए कि जो छोटा नागपुर का पठार और मेघालय का पठार है प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। यह दोनों प्राचीन समय में आपस में जुड़े हुए थे, परंतु गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा अपरदन का निक्षेपण किया गया, जिससे निर्माण हुआ डेल्टा का। और कौन सा डेल्टा? तो सुंदरवन का डेल्टा, और यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। दूसरी बात हमने यह की, अब यहाँ पर एक गेप का निर्माण हो गया है, इसे हम राजमहल गारो गेप या फिर मालदा गेप के नाम से भी जानते हैं। चले, शायद आप इतनी चीजें समझ पाए होंगे। तो यह रही आपकी राजमहल की पहाड़ी। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में विभाजित करती है। उत्तर का भाग हजारीबाग का पठार और दक्षिण का भाग रांची का पठार कहलाता है। ठीक है, आप इतनी चीजें समझ गए होंगे। चलो आगे बात कर लेते हैं। तो हमने यह समझ लिया, अब हम थोड़ा समझते हैं। यह क्षेत्र में मिटा देता हूं। चलो अब बात करते हैं जो छोटा नागपुर का पठार है, इसकी ऊंचाई की बात करते हैं भाई। ऊंचाई कितनी? तो इसकी दोस्तों औसत ऊंचाई होती है 550 मीटर। औसत ऊंचाई कितनी है? 550 मीटर। दूसरी बात करते हैं सर्वोच्च चोटी की। तो जो सर्वोच्च चोटी है इसका नाम है पारसनाथ। झारखंड के गिरिडीह जिले में विद्यमान है। इसकी कुल ऊंचाई होती है दोस्तों 1365 मीटर। 1365 मीटर। दूसरी बात समझे, सबसे ऊंची चोटी तो पारसनाथ हो गई। अगर क्वेश्चन आ गया दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखेंगे सरुवत छोटा नागपुर के पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो हमने यहां पर ऊंचाई की भी बात कर ली। ऊंचाई हो गई 550 मीटर, ये औसत ऊंचाई है। सर्वोच्च चोटी का नाम हो गया पारसनाथ, जो गिरिडीह जिले में स्थित है। 1365 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी होगी, इसका नाम होगा सर्वत। चले, तो यह हमने छोटा नागपुर के पठार का विभाजन देख लिया। अब हम विभाजन देखेंगे और भी कि हजारीबाग के पठार का जो ढलान है ये किस ओर है, रांची के पठार का ढलान किस ओर है। अब हम इन सभी चीजों की चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए फिर से समझे। यह रहा आपका छोटा नागपुर का पठार। चले, अभी हमने समझा छोटा नागपुर के पठार के मध्य से एक नदी निकलती है, इसे हमने दामोदर नदी के नाम से समझा। ऊपर वाले भाग को हमने हजारी बाग नाम दिया और दक्षिण वाले भाग को हमने रांची का पठार नाम दिया। ठीक है, चले, जो रांची का पठार है इसका यह वाला जो क्षेत्र है यह लावा से निर्मित है। किससे निर्मित है? लावा से निर्मित है। लावा से निर्मित है, इस वजह से यह वाला जो क्षेत्र है यह मैदानी भाग है। मैदानी भाग, ठीक है। और यह मैदान एक संप्राय मैदान का उदाहरण प्रस्तुत करता है। किसका? संप्राय मैदान का उदाहरण प्रस्तुत करता है। लावा से निर्मित होने के कारण यहां पर बॉक्साइट की उपलब्धता है। इस वाले क्षेत्र में हमने अभी देखा, ये क्या है भाई? आपका राजमहल की पहाड़ी है। कई की है? राजमहल की पहाड़ी है। ठीक है, यह रही आपकी दामोदर नदी घाटी, समझते इसे। ठीक है, यह वाला जो क्षेत्र है यहां पर गोंडवाना क्रम की चट्टाने हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टाने, इसका अर्थ यह हुआ कि यह वाला जो क्षेत्र होगा यहां पर
किसकी अधिकता होगी, तो यहाँ पर अधिकता होगी कोयले की। किसकी अधिकता होगी भाई? कोयले की। यह जो आप छोटा नागपुर का पठार, इस पठार के मध्य में दामोदर नदी घाटी समझ रहे हो, यहाँ पर किसकी अधिकता होगी, तो आप बताओगे कोयले की अधिकता है भाई यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। यह वाला जो क्षेत्र है यह सिंहभूम के नाम से जाना जाता है, सिंहभूम। यहाँ पर लौह अयस्क की अधिकता है। लौह अयस्क की अधिकता है कहाँ पर? सिंहभूम में। तो ये हमने कुछ पढ़ा कि किन किन क्षेत्रों में किस प्रकार के मैदान है और कौन से यहाँ पर खनिजों की उपलब्धता है। जैसे लावा से निर्मित मैदान है, यहाँ पर बॉक्साइट की अधिकता है। सिंहभूम वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर लौह अयस्क की अधिकता है। यहाँ पर जो गोंडवाना क्रम की चट्टान जिन जिन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यह कोयले की मात्रा यहाँ पर अधिक होगी। ठीक है, जिसके अंतर्गत झरिया, रानीगंज है ना, रानीगंज, जहाँ पर भारत में सबसे पहले 1774 में कोयले का उत्खनन किया गया था। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन आ गया कि भारत में सबसे पहले कोयले का उत्खनन कहाँ किया गया, तो आप बताओगे रानीगंज क्षेत्र में। ठीक है, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन्हीं क्षेत्रों में कोयले का निर्माण सर्वाधिक क्यों होता है। ठीक है, भारत के पश्चिमी क्षेत्र की अपेक्षा पूर्वी क्षेत्र में ही कोयले का निर्माण अधिक क्यों हुआ, उस पर भी चर्चा करेंगे। शायद आप इतनी चीजें समझ गए होंगे। चले आगे पढ़ते हैं। चले अब हम बात करते हैं जो छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ से निकलने वाली नदियों की, कि ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं जिसका उद्गम छोटा नागपुर के पठार से होता है। ठीक है, चले देखिए, अगर आपको छोटा नागपुर का पठार बहुत अच्छे से समझना है तो जितने मैप में बार बार बना रहा हूँ वापस से आप लोग मैप बनाइएगा, जिससे आपको हर चीजें समझ में आए। ठीक है, चले अब हम बात करते हैं नदियों की। नदियाँ, चले ये वापस से रहा आपका छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार से एक नदी अभी हमने प्रवाहित की। इस नदी का नाम दिया हमने दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी। दामोदर नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे सबसे पहले समझे, इस नदी का नाम है बराकर नदी। क्या नाम होगा भाई? बराकर नदी। ठीक है, यहां पर एक और नदी है बोकारो नदी। बोकारो नदी। ठीक, चले इसके पश्चात यहां पर एक और नदी है कोलार नदी। कोलार नदी। ठीक है, तो ये जो तीनों नदियां हैं, ये तीनों नदियां हजारीबाग के पठार से उद्गमित होती है। ठीक है, कहां से उद्गम होता है इसका? हजारीबाग के पठार से। अब इसके पश्चात हमने यह देखा कि जो दामोदर नदी है, इसके दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है? इसके दक्षिण भाग को हम रांची के पठार के नाम से जानते हैं। रांची का पठार जो है, इसका जो ढलान है दक्षिण की ओर है। किधर है? दक्षिण की ओर। इसलिए यहां से निकलने वाली नदियों का जो प्रवाह क्षेत्र होगा, यह भी किस ओर होगा? दक्षिण की ओर होगा। तो यहां से निकलने वाली कुछ नदियां हैं, जैसे स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, एक और नदी है दोस्तों वैतरणी नदी। ठीक है, एक और नदी होगी ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी ये कहां जाएगी? उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी। ठीक है, अब एक बात को और समझे कि यहां पर मैकाल पर्वत श्रृंखला है। मैकाल पर्वत श्रृंखला है, यहां से भी एक नदी का उद्गम होता है। इस नदी का नाम है महानदी। इस नदी का नाम क्या होगा भाई? महानदी। यह महानदी बेसिन है और यहां पर एक पर्वत श्रृंखला है, इसे हमने गणजात पहाड़ी के नाम से समझा था। तो यहां से निकलने वाली मुख्य नदियां कौन सी हो जाएगी भाई? मुख्य नदी होगी दामोदर नदी। दामोदर नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, जिसमें बराकर नदी, बोकारो नदी और कोलार नदी महत्वपूर्ण होगी। रांची के पठार से भी कुछ महत्वपूर्ण नदियां निकलती है, जिसमें स्वर्णरेखा,
वैतरणी और ब्राह्मणी नदी प्रमुख है। अब इस बात को समझे, चूंकि जो रांची का पठार है यह महाद्वीपीय पठार का उदाहरण प्रस्तुत करता है। अब चूंकि पठारी क्षेत्र होने की वजह से यहाँ से निकलने वाली नदियों का प्रवाह क्षेत्र बहुत अधिक होगा। यहाँ से निकलने वाली नदियाँ बहुत तीव्र गति से प्रवाहित होंगी। अगर तीव्र गति से प्रवाहित होंगी तो सीधी सी बात है कि जिन क्षेत्रों में इसका प्रभाव होगा उन क्षेत्रों में बहुत ही कम समय में बाढ़ जैसी परिस्थितियों को उत्पन्न कर देगी यह नदियां। तो जब यहां से यह नदी का उद्गम होता है छोटा नागपुर के पठार से, तो इसके पश्चात दोस्तों जैसे ये आपका छोटा नागपुर का पठार हुआ तो यहां पर आपका पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है। कौन सा? पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र। अब चूंकि पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र मैंने भी आपको बताया कि यहां पर किसका निर्माण हो चुका है, यहां पर एक तरह से मैदान का निर्माण हो चुका है, क्योंकि यहां का जो पठारी क्षेत्र है इसका तो अपरदन कर दिया गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा, तो यहां मैदान का निर्माण हो चुका है। अब यहां से जब नदियों का प्रवाह मैदानी क्षेत्र में होगा तो सीधी सी बात है प्रवाह तेज होने के कारण यह क्या करेगी, यह समतल मैदानों में बहुत तीव्र गति से आएगी और यहां पर बाढ़ जैसी परिस्थितियों का निर्माण करेगी। अब इन परिस्थितियों से निपटने के लिए पहली बात तो समझे, पश्चिम बंगाल में यह बाढ़ ला देती थी। कौन सी नदी? दामोदर नदी। अब दामोदर नदी को इस वजह से क्या कहा जाता है, पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कभी भी यह बहुत कम समय में बाढ़ जैसी परिस्थितियों का निर्माण कर देती थी। कहां पर? पश्चिम बंगाल में। अब भारत सरकार इस वजह से परेशान थी, तो भारत सरकार ने क्या किया, जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, इसके पश्चात सबसे पहले ध्यान गया कि इन क्षेत्रों में कुछ ऐसे बांधों का निर्माण कर दिया जाए ताकि यहां से निकलने वाला पानी का प्रवाह तो होगा लेकिन कुछ प्रवाह इसका कम कर दिया जाए। कैसे कम करेंगे? तो डैम बनाकर। इस वजह से दोस्तों दामोदर नदी एवं उनकी सहायक नदियों पर कुछ बांध बना लिए गए। ठीक है, और सबसे पहले बांध का निर्माण भारत में दामोदर नदी में ही होता है और इसे कहते हैं हम दामोदर नदी घाटी परियोजना, जिसका निर्माण 1948 में किया गया। तो अब हम थोड़ा समझ लेते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र, कौन कौन सी नदियों में किस किस नाम से बांधों का निर्माण किया गया और यह दामोदर घाटी नदी परियोजना जो है यह किस मॉडल पर आधारित थी। चलो अब इसकी चर्चा करते हैं। चले तो अब हम पढ़ लेते हैं भाई दामोदर नदी परियोजना क्या है। चले इसे मिटा दे रहा हूं मैं, आप लोग की हेडिंग क्या रहेगी, दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है दोस्तों, यह भारत की प्रथम, सबसे पहली विशेषता, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है, दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है, इसका निर्माण जो हुआ था, निर्माण हुआ था दोस्तों 1948 में। कब? 1948 में। ठीक है, जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है दोस्तों, अमेरिका की एक नदी है टेनेसी नदी। जो टेनेसी नदी है यह मिसिसिपी की सहायक नदी है। टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित। इस बात को समझो, जैसे दामोदर नदी घाटी परियोजना मतलब दामोदर नदी के द्वारा जिस तरह से बंगाल में आतंक हो रहा था, उसी तरह से जो टेनेसी नदी है यह आतंक फैला रही थी अमेरिका में, अमेरिका के कुछ क्षेत्रों में, क्योंकि यह भी पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदी थी। इसका प्रवाह क्षेत्र भी बहुत अधिक था। इस वजह से यह
बहुत सारे क्षेत्रों में बाढ़ जैसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देती थी। तो हुआ क्या, इन परिस्थितियों से निपटने के लिए सन 1933 में अमेरिकी सरकार द्वारा हॉलैंड के इंजीनियरों के द्वारा यहां पर कुछ बांधों का निर्माण किया गया और इन्हीं इंजीनियरों को भारत में दामोदर नदी घाटी परियोजना के विकास के लिए लाया गया। तो अगर कभी क्वेश्चन आ गया कि दामोदर नदी घाटी परियोजना किस नदी घाटी परियोजना पर आधारित है, तो टेंसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। टेंसी नदी अमेरिका की एक नदी है जो मिसिसिपी की सहायक नदी है, ठीक है। और टेंसी नदी घाटी में बांध बनाने के लिए हॉलैंड के इंजीनियरों के द्वारा इसका निर्माण किया गया, टेंसी नदी घाटी परियोजना का 1933 में। और इन्हीं इंजीनियरों को भारत में लाया गया और भारत में दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया और इसी हम दामोदर नदी घाटी परियोजना के नाम से जानते हैं, जिसका निर्माण 1948 में किया गया था, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं कि कौन कौन से बांध बने हैं यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहला बांध है दोस्तों, पहला बांध है मैथन बांध है, ठीक है। दूसरा बांध है झुमरी बांध। दोस्तों जो तीसरा बांध होगा पंचेत बांध। समझ पाए इतनी चीजें आप लोग। एक है जिसे हम कोमर बांध के नाम से जानते हैं। तो ये 4 बांध बनाए गए जिसके किसके अंतर्गत, दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत। तो इस तरह से हमने दामोदर नदी घाटी परियोजना के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। जैसे हम मैथन नदी घाटी परियोजना के बारे में समझे, यह बराकर और दामोदर नदी पर स्थित है। दूसरी जो झुमरी तलैया बांध है, ये झुमरी है ना, एक मिनट, झुमरी, इसका पूरा नाम होता है झुमरी तलैया, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है झुमरी तलैया कहाँ स्थित है, आप बताओगे झारखंड पर, या फिर झुमरी तलैया बांध कहाँ पर स्थित है, तो झारखंड में। अगर कभी क्वेश्चन यह आ गया कि यह किस नदी पर है, तो आप बताओगे ये बराकर नदी पर है। इतनी बातें समझ गए होंगे। अगर क्वेश्चन आ गया भाई पंचेत बांध किस नदी पर है, तो आप बताओगे यह बोकारो नदी पर है और यह आपकी दामोदर नदी पर ही स्थित है, ठीक है, दामोदर नदी पर स्थित है। तो इस तरह से हमने दामोदर नदी घाटी परियोजना के बारे में पढ़ा, ठीक है। यह भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना थी, 1948 में इसका निर्माण किया गया था। यह अमेरिका के टेंसी नदी पर आधारित है, टेंसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। जो टेंसी नदी है मिसिसिपी नदी की सहायक नदी है। और जैसे भारत में दामोदर नदी के द्वारा बार बार बाढ़ग्रस्त हो जा रहा था, इस वजह से ऐसे ही परिस्थितियां टेंसी नदी वाले क्षेत्रों में थी। तो टेंसी नदी में 1933 में हॉलैंड के इंजीनियरों के द्वारा यहाँ पर बहुत सारे बांधों का निर्माण किया गया और ऐसी ही स्थिति भारत में थी। इससे निपटने के लिए उन्हीं इंजीनियरों के द्वारा भारत में 1948 में बांधों का निर्माण किया गया। यह कुछ 4 बांध थे। मैथन बांध हमने पढ़ा, हमने झुमरी तलैया, पंचेत बांध और कुमार बांध पढ़ा, ठीक है। तो यह सभी चीजें किसके अंतर्गत आएगी, दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत। आप शायद इतनी चीजें समझ गए होंगे। अब आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि छोटा नागपुर के पठार से निकलने वाली नदियों पर किस प्रकार की परियोजनाओं का निर्माण किया गया है और वह परियोजना किस नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। अब हम समझते हैं कि जो छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ पर किस प्रकार की खनिज संपदा विद्यमान है, ठीक है। चले तो इसे भी हम मैप के माध्यम से थोड़ा समझते हैं। यह है आपका दक्षिण भारतीय क्षेत्र, यह आपका गुजरात वाला क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर होगा दोस्तों छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार को हम थोड़े से बड़े मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि यह आपका छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर के पठार के मध्य से एक नदी गुजरती, हमने पढ़ा। इस नदी का नाम है दोस्तों दामोदर नदी घाटी कह देंगे हम इसे, दामोदर नदी घाटी।
अब यह दामोदर नदी घाटी इसलिए हमको भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये छोटा नागपुर के पठार को दो अलग अलग भागों में विभाजित करती है और दामोदर नदी घाटी के उत्तरी क्षेत्र को हम कहते हैं हजारीबाग का पठार और दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, रांची का पठार। अब इस बात को समझिए, दामोदर नदी घाटी जो है दोस्तों, यहां पर उच्च कोटि के कोयले विद्यमान है। तो दामोदर नदी घाटी इसलिए प्रसिद्ध हो जाती है क्योंकि यहां पर कोयला पाया जाता है, कोयले की उपस्थिति होगी। ठीक है, इसके पश्चात जो हजारीबाग का पठार है यहां पर पाया जाएगा माइका। ठीक है, दूसरी बात, रांची के पठार यहां पर मिलेगा लौह अयस्क। ठीक है, रांची के पठार के पूर्वी क्षेत्र में, इस वाले रीजन में यहां पर पाया जाएगा दोस्तों लौह अयस्क। इसके पश्चात बॉक्साइट। ठीक है, और वही चर्चा करें कि जो हजारीबाग का पठार है इसके पश्चिमी क्षेत्र में संगमरमर। ठीक है, जहां संगमर पाया जाएगा वहां पर चूना पत्थर भी विद्यमान होंगे। तो इस तरह से कुछ खनिज संपदा यहां पर विद्यमान है। अब इनके बारे में एक एक कर चर्चा करते हैं। ठीक है, चले आइए इसे शुरू करें। सबसे पहले हम माइका के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, किसके बारे में पढ़ लेते हैं, माइका के बारे में, समझे। चलो इस मैप को मैं थोड़ा इधर बना लेता हूं ताकि मुझे लिखने में थोड़ी आसानी हो। क्या पढ़ा भाई हमने, ये हमारा छोटा नागपुर का पठार, मध्य से एक नदी घाटी गुजरी। इस नदी घाटी का नाम क्या था भाई, इस नदी घाटी का नाम था दामोदर नदी घाटी। ठीक है, क्या किस लिए विद्यमान थी, कोयले के लिए विद्यमान थी। उत्तर की ओर जो था इसे हमने हजारीबाग का पठार का नाम दिया था, दक्षिण की जो ओर था इसे हमने रांची का पठार नाम दिया था। ठीक है, चलिए यहां पर खनिज संपदा भी हमने पढ़ी, माइका। ठीक है, यहां पर लौह अयस्क। ठीक है, यहां पर बॉक्साइट और यहां पर हमने पढ़ा संगमरमर और चूना पत्थर। ठीक है, चल एक एक कर पढ़ते हैं। सबसे पहले माइका के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, माइका सबसे पहले समझो माइका। ठीक है ना, माइका के बारे में सबसे पहली लाइन देखो, विश्व का लगभग 90% माइका भारत में पाया जाता है। ठीक है, विश्व का लगभग 90% माइका का उत्पादन भारत में होता है। ठीक है, विश्व का लगभग 90% माइका का उत्पादन भारत में होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि माइका के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह होगी दोस्तों कि विश्व में 90% माइका का उत्पादन भारत में तो होता है, लेकिन भारत में अपने आप में वह 100% हुआ। तो भारत का 70% माइका का उत्पादन सिर्फ और सिर्फ छोटा नागपुर के पठार से उत्पादन होता है। ठीक है, भारत में माइका के उत्पादन का 70% छोटा नागपुर के पठार में होता। ठीक है, इस बात को आप समझ गए होंगे। अगली चीज समझे, जो माइका है इसके कुछ प्रकार है। माइका के प्रकार, माइका के प्रकार जैसे मुख्यतः 3 प्रकार है। एक हो जाएगा रूबी माइका।
क्या हो जाएगा भाई, एक हो जाएगा आपका रूबी माइका, एक हो जाएगा ग्रीन माइका और एक हो जाएगा वाइट माइका। ठीक है, तो माइका के कितने प्रकार हैं, 3। एक हो जाएगा रूबी माइका, ग्रीन माइका और व्हाइट माइका। यह तीनों प्रकार के माइका कहाँ पर पाए जाते हैं, छोटा नागपुर के पठार में। इतनी चीजें समझ में आई। माइका के अगर उपयोग की चर्चा कर ले तो माइका का उपयोग दोस्तों पेंट बनाने में, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री बनाने में माइका का प्रयोग किया जाता है। तो यह अभी हमने पढ़ लिया माइका के बारे में विशेष, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लौह अयस्क के बारे में, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई आप लोगों को। चले, तो माइका के बारे में चर्चा कर ली। अब हम पढ़ लेते हैं किसके बारे में, कोयला के बारे में। कोयला हमने देखा कि दामोदर नदी घाटी पर, जो दामोदर नदी घाटी है यहाँ पर कोयला विद्यमान है। चले, तो अब इसकी चर्चा कर लेते हैं। ये मैं मिटा देता हूं। चले समझे, अब जो कोयला है, कोयला छोटा नागपुर के पठार में कहां होगा, तो दामोदर नदी घाटी में मुख्यतः, ठीक है। और कहां होगा, देखो ये दामोदर नदी घाटी हो गई और यहां पर होता है दोस्तों राजमहल की पहाड़ी, ठीक है। दामोदर नदी घाटी तथा राजमहल की पहाड़ी, ठीक है। इन क्षेत्रों में कोयला विद्यमान होगा। मुख्य क्षेत्र की बात कर ले, मुख्य स्थान कौन कौन से, जैसे रानीगंज, ठीक है। रानीगंज बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, वो इसलिए क्योंकि रानीगंज में सबसे पहले कोयले का उत्खनन किया गया। भारत में सबसे पहले कोयले का उत्खनन कहाँ किया गया, तो रानीगंज में किया गया। ध्यान रखना, कब, 1774 में। और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, देखो जो भारत है, भारत में सबसे पहले ट्रेन कब चली, तो आपका आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल 1853 में। कहां से कहां तक, तो मुंबई से ठाणे के बीच। लेकिन जैसे समझो थोड़ा सा, ये आपका भारत हो गया, ठीक है, ये भारत हो गया। मुंबई से ठाणे के बीच सबसे पहले ट्रेन चलती कब, 1853 में, ठीक है। कब, 16 अप्रैल 1853 में ट्रेन चलती है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं यहां पर छोटा नागपुर के पठार की, और छोटा नागपुर के पठार में सबसे पहले कोयले का उत्खनन किया गया। तो रानीगंज से लेकर कोलकाता तक, कहां से कहां तक, रानीगंज से लेकर कोलकाता तक सबसे पहले भारत में रेलवे लाइन का कार्य शुरू हो गया था, ठीक है। लेकिन यहां पर जो रूट है ये लंबा था, और जो मुंबई से ठाणे के बीच का जो रूट होता है वो छोटा था। इस वजह से इसका काम बाद में शुरू होने के बावजूद भी काम कंप्लीट हो गया, और सबसे पहले ट्रेन कहां चल गई, मुंबई से ठाणे के बीच। लेकिन अगर काम सबसे पहले शुरू कहां हुआ, तो आप बताओगे रेलवे लाइन का काम सबसे पहले हुआ था रानीगंज से, है ना। और यहां पर सबसे पहले कोयले का भी उत्खनन हो गया, इस वजह से यहां पर इस काम को सबसे पहले शुरू किया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले मुख्य स्थान की हम चर्चा कर रहे हैं, रानीगंज हो गया। इसके अलावा झरिया बहुत फेमस है कोयले के लिए, ठीक है। इसके अलावा गिरिडीह, ठीक है, गिरिडीह भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। इसके बाद धनबाद, राजप्पा बहुत महत्वपूर्ण जगह है, यहां से भी कोयले का उत्पादन होता है, ठीक है। तो यह कुछ मुख्य क्षेत्र हो गए जो कहां पर स्थित है, वही छोटा नागपुर के पठार में, जहां से कोयले का उत्खनन किया जाता है। तो हमने माइका के बारे में पढ़ लिया भाई, हमने कोयले के बारे में पढ़ लिया कि कोयला कहाँ किन किन क्षेत्रों में पाया जाएगा। अब हम पढ़ते हैं लौह अयस्क के बारे में, ठीक है। लौह अयस्क के बारे में पढ़ ले थोड़ा सा।
चले ये चीज मिटा दूं भाई मैं। ठीक, चले जो लौह अयस्क है, लौह अयस्क, लौह अयस्क के लिए एक प्रसिद्ध क्षेत्र है जिसका नाम है सिंहभूम। सिंहभूम, ठीक है। तो याद रखना लौह अयस्क का मुख्यतः उत्पादन सिंहभूम में होता है। सिंहभूम कहाँ मिलेगा आपको? झारखंड में, झारखंड में, ठीक है। मुख्य क्षेत्र है भाई किसके लिए? तो आयरन उत्पादन में, लौह अयस्क उत्पादन में, और एक और जगह है जैसलमेर, जैसलमेर, ठीक है। और एक हो जाएगा मयूरभंज, मयूरभंज, एक मिनट, जैसलमेर नहीं है, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा क्युंझोर, ठीक है। क्या हो जाएगा? क्युंझोर, ठीक है। तो ये मुख्य क्षेत्र है लौह अयस्क उत्पादन के लिए, ठीक है। कहा कौन कौन सा हो जाएगा? सिंहभूम, क्युंझर और मयूरभंज, ये तीनों झारखंड में मिलेंगे। और क्यों प्रसिद्ध है तो आप बताओगे लौह अयस्क के उत्पादन के लिए। अब हम पढ़ते हैं बॉक्साइट के बारे में। चलो बात कर लेते हैं बॉक्साइट की। तो बॉक्साइट के बारे में आपको एक मुख्य बात यह याद रखनी है कि यह छोटा नागपुर के पठार के पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि जो रांची का पठार है इसके पश्चिमी क्षेत्र में यहाँ पाया जाएगा, ठीक है। साथ ही में संगमरमर एवं चूना पत्थर के बारे में भी एक विशेषता याद रखनी है आपको कि यह पश्चिमी छोटा नागपुर के पठार या फिर पश्चिमी हजारीबाग के पठार में विद्यमान होता है, ठीक है। यहाँ पर विद्यमान एक और खनिज है दोस्तों जिसे हम कहते हैं यूरेनियम, यूरेनियम, ठीक है। यूरेनियम से संबंधित छोटा नागपुर के पठार में एक बहुत ही प्रसिद्ध खान है जिसे कहा जाता है जादूगोड़ा की खान, जादूगोड़ा की खान। सीधा सीधा क्वेश्चन कई बार वन लाइनर में या फिर प्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। यह एमपीपीएससी प्री के लिए क्वेश्चन कई बार आ जाएगा कि जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है, तो आप बताओगे यूरेनियम के उत्पादन के लिए। किस राज्य में है तो ये हो जाएगा आपके झारखंड में। और किस पठार में है तो आप बताओगे छोटा नागपुर के पठार में। तो यह हमने चर्चा की दोस्तों छोटा नागपुर के पठार में किस प्रकार के खनिजों की उपलब्धता है और उनके बारे में विशेषता क्या क्या है, ठीक है। चले तो इस तरह से हमने छोटा नागपुर के पठार से संबंधित सभी विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। अब हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में शिलोंग का पठार, या फिर उसी को हम मेघालय का पठार, या फिर उसी को हम उत्तर पूर्वी पठार भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम जो सीरीज स्टार्ट की है भारत के भूगोल का वह कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।